नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा आंतरिक सुरक्षा टॉपिक पे अपने अगले लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने इसके पहले वाले खंड में ये देखा था कि आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे देश के सामने हैं। उन चुनौतियों में हमने एक टॉपिक या एक चुनौती को देखा था और वह चुनौती थी आतंकवाद। सबसे पहले यदि परिभाषित किया जाए कि आतंकवाद है क्या, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा को सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम आतंकवाद कह सकते हैं। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत अपितु इसका स्वरूप वैश्विक है। इसका वर्गीकरण अगर किया जाए तो इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, और दूसरा जो है वह है गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। इसमें जो विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद है, इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जब कोई सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों या अन्य देश के लोगों के विरुद्ध आतंकवाद में लिप्त हो तो इसे राज्यकर्ताओं का आतंकवाद कहा जाता है। अच्छा, इसमें विदेशी राज्यकर्ताओं का आतंकवाद क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वह हमारा एक पड़ोसी देश है और हमारे लिए विदेशी राज्य है। तो उसके द्वारा भारत में जो आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाता है या आतंकवाद की जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, वह आतंकवाद विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान एक विदेशी राज्य है हमारे लिए, और दूसरी चीज़ वहाँ पर वो खुद एज ए एजेंट के रूप में है, यानी वो आतंकवाद का सहभागी है। और इसी प्रकार आतंकवाद को वह न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी प्रोत्साहित करता रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसे कहते हैं गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। इस प्रकार के आतंकवाद में राज्य किसी भी रूप में एक सक्रिय या निष्क्रिय रूप में शामिल नहीं होता। इस प्रकार के संगठन से सरकार का कोई नाता नहीं होता और न ही सरकार किसी प्रकार का वित्तीय सहयोग करती है। इसमें सरकार या किसी व्यवस्था से नाराज हुए लोग वे स्वयं अपने संगठन का निर्माण करते हैं और अपने संगठन के माध्यम से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं भारत के नक्सलवाद को, इसके अलावा पूर्वोत्तर के उग्रवाद को, और साथ ही साथ जो श्रीलंका में कभी आतंक का पर्यायवाची हुआ करता था LTTE, इन चीज़ों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आतंकवाद को दो भागों में विभाजित किया। एक था विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद और दूसरा गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। इसमें याद रखिएगा कि राज्यकर्ताओं द्वारा जो आतंकवाद है, इसका तात्पर्य ये है कि आतंकवाद की वो प्रक्रिया जिसमें राज्य शामिल है सक्रिय रूप से या किसी भी रूप में, जैसे पाकिस्तान, और दूसरा जो है उसमें राज्य किसी भी रूप में शामिल नहीं है, यह कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जो हम देखने जा रहे हैं कि आतंकवाद की जो शुरुआत है या आतंकवाद से संबंधित जो सक्रिय संगठन हैं और जो संगठन भारत के लिए आज एक महत्वपूर्ण समस्या बने हुए हैं, उन संगठनों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आतंकवाद का वित्त पोषण कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी संगठन बिना वित्तीय सहयोग के संचालित नहीं हो सकता। इसके बाद हम इसमें परीक्षण करेंगे कि हमारी सरकार कैसे और किन संस्थाओं के माध्यम से इनसे निपट रही है या हमारे देश की रक्षा कर रही है। ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं सरकार की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो आतंकवाद जैसी
समस्या के समाधान के लिए किए गए हैं। इसके अलावा हम इस संदर्भ में क्या सुझाव दे सकते हैं, कैसे इस समस्या से हम पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सक्रिय आतंकवादी संगठनों के बारे में है कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं जो सक्रिय हैं और जिनसे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। इसमें जिस पहले संगठन की मैं बात करने जा रहा हूँ वह संगठन है आपका हिजबुल मुजाहिदीन। याद रखिए, इसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। यह कश्मीरी आतंकवादी ग्रुप है और ये 1989 में 1989 में बनाया गया था और इसका जो महत्वपूर्ण नेता रहा है वो सैयद सलाहुद्दीन रहा है और ये इनकी जो गतिविधियां संचालित होती रही हैं वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर का हिस्सा है उसी हिस्से से ये आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता रहा है। इसके अलावा जो दूसरा संगठन है जो भारत के लिए एक समस्या है और वो संगठन है लश्कर ए तोयबा। लश्कर ए तोयबा है क्या, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि यह ऐसे लोगों का संगठन है जो कुछ निहित उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। दक्षिण एशिया में यह एक शक्तिशाली और बड़े आतंकवादी संगठनों में शामिल है और यह संगठन पाकिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर से संचालित होता है। इसके कई सारे प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं भारत सरकार को, जिससे ये पूर्णतः स्पष्ट है कि इसकी संपूर्ण गतिविधि पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के हिस्सों से संचालित होती है। इस संगठन की स्थापना की गई थी 1990 में हाफिज सईद के द्वारा और लश्कर ए तैयबा ने भारत में सैनिक व असैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया है। इन्होंने ही 2001 में हमारी संसद पर और 2008 में बम्बई में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थीं उनको अंजाम दिया था। इसके बाद भी यह संगठन अनेक बार हमारे देश के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता रहा है, तो यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या के रूप में है। इसके अलावा जिस अगले संगठन की मैं बात करने जा रहा हूँ वह संगठन है आपका जैश ए मोहम्मद। अभी जैश ए मोहम्मद के बारे में आपने सुना होगा कि जब इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 जो दिसंबर 1999 में हाईजैक किया गया था, तो उस हाईजैक में इसी संगठन का हाथ था और इस संगठन के एक आतंकी मौलाना मसूद अजहर को, याद रखिए इसका नाम है मौलाना मसूद अजहर, इसको छोड़ा गया था इस विमान को और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। तो ये भी आज के संदर्भ में भी एक बड़ी समस्या है भारत के संदर्भ में। इसके अलावा एक अन्य आतंकवादी संगठन है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप सिमी के नाम से जानते हैं और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है और अनेक प्रकार से ये हमारे देश में समस्याएं पैदा करता रहा है। फिलहाल यह संगठन प्रतिबंधित है। 2001 में भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की वजह से इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगले जिस संगठन की मैं बात करने जा रहा हूँ वह संगठन है आपका हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक। इसका जो कंबाइंड नेम है वह हुजी HUJI। तो यह एक पाकिस्तानी और बांग्लादेश आधारित इस्लामिक संगठन है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में काम कर रहा है। इस संगठन के द्वारा भी भारत में अनेक बार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद अगला संगठन है इंडियन मुजाहिदीन। यह भारत आधारित एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और यह आतंकवादी संगठन भी अनेक प्रकार से पाकिस्तान जैसे देशों से वित्त पोषण प्राप्त करते हुए हमारे यहाँ अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। अच्छा, ये जो भी संगठन मैंने आपको बताया, इन संगठनों के आप देखेंगे स्लीपर सेल्स। ये स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? इनके एजेंट होते हैं और ये एजेंट हमारे देश में भिन्न भिन्न जगहों पर ये हैं
जिनके बारे में हमारी सरकार को सूचना नहीं है। और ये स्लीपर सेल एक तरीके से इन आतंकी संगठनों के जासूस के रूप में काम करते हैं और जैसे ही इन संगठनों का इशारा होता है ये संगठन सक्रिय, ये स्लीपर सेल सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान या किसी भी देश से जो भी आतंकवादी हमारे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, तो इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो संसाधन उपलब्ध कहाँ से होता है। इन सारे संसाधनों की व्यवस्था करने का दायित्व इन स्लीपर सेल्स का होता है और ये स्लीपर सेल्स इन सभी गतिविधियों के संचालन में अपने आतंकवादी संगठनों को सहयोग देते हैं। अब जिस दूसरी चीज़ की बात मैं करने जा रहा हूँ, ये तो मैंने अभी बात की आपको कि भारत में कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं। अब एक दूसरा मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि आतंकवाद का प्रसार किन कारणों से हो रहा है या किन कारणों से हुआ, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आतंकवाद के प्रसार के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आतंकवादी जो है इनको कई प्रकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता कुछ देशों जैसे पाकिस्तान के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये इन देशों के निहित उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। आतंकवादियों को तकनीकी और संसाधन इन देशों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और जिन देशों के विरुद्ध इन संगठनों को कार्य करना होता है उन देशों के विरुद्ध इन संगठनों को प्रोत्साहित करने के कार्य किए जाते हैं। संचार की आधुनिक तकनीकी, सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण है कि आतंकवादी घटनाओं के प्रसार में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होता है जो समाज के अंदर घृणा और नफरत पैदा करती हैं। तो इन चीज़ों का भी फ़ायदा आतंकवादी संगठनों को मिलता है। समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते संसाधनों के कारण सहनशीलता की कमी है और ऐसी स्थिति में ये आतंकवादी संगठन युवाओं को धन का प्रलोभन देकर अपने लक्ष्य में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, सहायता मिलती है और ये सहायता भी बड़ी इनके लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसका प्रयोग करके ये हमारे देश में या जिस भी देश में इन्हें आतंकवादी घटनाओं को फैलाना होता है तो ये उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमने आज जिन चीज़ों की चर्चा की उसमें सबसे पहला तो ये था कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं, सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं। उसके बाद हमने ये जो बात की कि इन आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी घटनाओं के प्रसार के कारण क्या हैं। इसके अलावा आतंकवाद का वित्त पोषण कैसे होता है, क्योंकि बिना वित्त के किसी भी गतिविधि का संचालन संभव नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसकी हमने चर्चा की।